हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो आपकी चंडीगढ़ में है, मेन हाई कोर्ट, उसमें वैकेंसीज निकली है, क्लरिकल वैकेंसीज। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नोटिफिकेशन को। और बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं, वैसे तो आप लोगों ने ये पढ़ लिया होगा नोटिफिकेशन पूरा का पूरा, बट बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कैसे इसका सिलेक्शन होगा इसमें, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब 24 तारीख को ये नोटिफिकेशन आया है, 17 मार्च इसकी लास्ट डेट है आपकी। 157 पोस्ट निकली हैं, यहाँ पे ये इनका डिटेल दी हुई है। टोटल 157 वैकेंसीज हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी की 109 है, SC ST BC की 14 है, ESM जो एक्स सर्विसमैन है वो 20 वैकेंसीज हैं, और बाकी जो PWD है उनकी 7 वैकेंसी 14 है। ठीक है। अब जो यहाँ पे एक चीज़ देखना है, जो आप लोग बहुत सारे कमेंट भी करोगे और कन्फ्यूजन भी होगा कि पे स्केल कितना होगा इस पोस्ट के लिए। बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारे यूट्यूबर आपको ये भी बताएंगे कि 3200 पे ग्रेड है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, मैंने इस जो टॉपिक से रिलेटेड, पे स्केल से रिलेटेड, आपको एक वीडियो भी मैंने इसमें डाली थी चैनल पे। आप चाहे जा कर के वो वीडियो देख लेना कि जो पुराना आपका पे स्केल था पंजाब का, उसके अकॉर्डिंग ये 3200 पे ग्रेड थी जो ये वाली जॉब। बट अब जो न्यू पे स्केल आप लोगों को सबको पता है इम्प्लीमेंट हो चुके हैं पंजाब में भी और वो चंडीगढ़ में भी, जिसके अकॉर्डिंग जो भी न्यू अपॉइंटमेंट होगी या जो भी नई जॉब निकलेंगी, उनकी जो सैलरी होगी वो क्लैरिकल जो कैडर है आपका पंजाब, और मैं चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ, वो आपका 2800 पे ग्रेड है। अभी तक उस प्रोविजनली आप लोगों को 2800 पे ग्रेड के अकॉर्डिंग ही सैलरी मिलेगी, और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों की जो सैलरी बनेगी बेसिक, वो 29,200 बनेगी। अब एज का क्राइटेरिया इसमें 30 ईयर्स तक की मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए, वो भी आपकी लास्ट डेट है जो इसकी आपकी फॉर्म को अप्लाई करने की, तब तक 30 ईयर्स होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप कोई कैटेगरी है आपकी, तो आपकी 3 ईयर्स की वो आपको छूट है इसमें। और जो लोग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के की जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वहाँ पे अगर आप जॉब कर रहे हैं, या पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में भी आप अगर आप जॉब कर रहे हैं किसी लोअर पे ग्रेड पर, उन लोगों के लिए आपकी 5 साल की छूट है। 35 ईयर्स तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। कंडीशन ये है कि आपका 2 ईयर्स की मिनिमम सर्विस आपको की हुई होनी चाहिए। अब क्वालिफिकेशन यहाँ बहुत बड़ा एक अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है आप लोगों को। मिनिमम क्वालिफिकेशन तो इन्होंने लिखी हुई है कि आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आर्ट में किसी भी फील्ड में आपकी हो सकती है। बट यहाँ ये लिखा हुआ है कि जो 10% पोस्ट हैं आप लोगों की, इनमें से 157 में से 10% पोस्ट हैं वो उन लोगों के लिए है जिनकी जो ग्रेजुएशन है वो कॉमर्स डिग्री से है। और यहाँ भी उन लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी जिन्होंने M.Com की हुई है, या फिर जो CA लगे हुए हैं। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ये फीस का तो आप लोग देख सकते हो, कोई खास बात नहीं है। रिजर्वेशन भी वो सिंपल रिजर्वेशन है, SC ST जो या BC को जो मिलती है, ये चीज़ें आप लोग पढ़ लेना। अब जनरल इंस्ट्रक्शन में एक ये है कि आप लोग अगर किसी भी, यहाँ पे लिखा हुआ है, गवर्नमेंट जॉब पर आप ऑलरेडी काम कर रहे मतलब वर्क कर रहे हो, या किसी डिपार्टमेंट में हो, सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, कॉरपोरेशन है, बोर्ड है, वहाँ से आप लोगों को NOC की ज़रूरत पड़ेगी। मैं अभी बता देता हूँ, बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। जब आप अप्लाई करना है, आप आज ही NOC के लिए लिखो अपने डिपार्टमेंट को कि आप लोग हमें NOC दो कि हम ये फॉर्म को भर सकते हैं। फिर इसी NOC को आप डॉक्यूमेंट टाइम पे आप दिखा सकते हो। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब पर हो या किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, बिना NOC के आपको वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये मत सोचना कि मैं यहाँ रिज़ाइन कर दूंगा और फिर वहाँ पे बाद में बिना NOC के ज्वाइन कर लूँगा, तो प्रॉब्लम होगी। आप अभी अप्लाई कर दो NOC को, उसके बाद NOC की ज़रूरत आपको DV के टाइम पर पड़ेगी, अभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। बट NOC आपको चाहिए, अभी आपको NOC के लिए लेटर लिखना पड़ेगा। अब एक ये चीज़ है कि जो कैंडिडेट, मतलब अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो, तो आपके पूरे हरियाणा की सबऑर्डिनेट कोर्ट, पंजाब की सबऑर्डिनेट कोर्ट, या फिर जो चंडीगढ़ में हाई कोर्ट है, उसमें अगर आपका कोई भी क्लोज रिलेटिव जॉब कर रहा है, यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, हस्बैंड वाइफ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर या सिस्टर इन लॉ, अगर ये चीज़ है तो आपको ये चीज़ ऑनलाइन एप्लीकेशन में बतानी पड़ेगी।
अब एक जो पॉइंट है यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई भी जॉब इससे पहले छोड़ चुके हो, आप कोई भी जॉब, ठीक है, आपकी जब कोई भी गवर्नमेंट जॉब है या सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, कॉरपोरेशन है, बोर्ड है, अगर वो आप वहाँ से जॉब छोड़ चुके हैं तो उसका भी आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। उसके बाद ये चीज़ें आपको जो जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके डीवी के टाइम पर चेक किए जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप लोगों को जो भी फॉर्म अभी आप फिल करोगे उसका प्रिंट आउट आप लोग रख लेना, क्योंकि ये एग्ज़ाम एक ऐसा है जहां आपको लास्ट टाइम पे जब आप डीवी दोगे तो वहां पे प्रिंट आउट मांगेंगे आपसे, और उस टाइम पे आपके पास शायद ही ऑप्शन होगा कि वो प्रिंट आउट को दोबारा निकालने का। तो अभी जो आप फॉर्म भरोगे उसका प्रिंट आउट आप लोग रख लेना, बहुत ज़रूरी है। रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वही मैंने आप लोगों को बताया कि एनओसी ही आप लोगों को वहाँ पे देनी होगी। अगर एनओसी आप लोग नहीं दोगे तो फिर आप लोगों को वहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। स्पेशल इंस्ट्रक्शन में देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, बहुत यानी आप मतलब इतना इजी इसका पैटर्न नहीं है, एग्ज़ाम पैटर्न बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम पैटर्न है। पहले आपके यहाँ पे आपको देखना कि आपको प्री और मेंस दो तो एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा, उसके बाद आप लोगों का डीवी होगा, और मान ये आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा, सीपीटी होगा, ठीक है, उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन होगा। अब जो आपका प्री एग्ज़ाम आपके यहाँ होगा 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और 200 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। सिलेबस देखो यहाँ पे बहुत सिलेबस दिया है, जनरल नॉलेज दिया है, न्यूमेरिकल एबिलिटी दी है जिसको आप मैथ बोल सकते हो, इंग्लिश आएगी इसमें, रीजनिंग आएगी, और एक ये स्पेशल इन्होंने दिया क्लरिकल एप्टीट्यूड। इसकी कोशिश करेंगे हम, मैं आपको कुछ मतलब जितना मैं कर पाऊँगा, तो एक दो लेक्चर या तीन चार जितने भी लेक्चर बनेंगे मैं शायद इस अपलोड कर दूँगा क्लरिकल एप्टीट्यूड से रिलेटेड। जनरल इंटेलिजेंस, उसके बाद जनरल अवेयरनेस जो आप कहते हो करंट अफेयर। 2 आवर्स का ये एग्ज़ाम होगा, इसमें आपको ये इन्होंने वेटेज नहीं दिया कि कौन सा पार्ट कितना आएगा प्री में, बट ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। वही है, नेगेटिव मार्किंग आप लोगों को पहले ही पता है। अब एक आपको यहाँ पे देखना है, अगर मान लो जो आपकी पोस्ट है 157 उसका 5 टाइम्स कॉल किया जाएगा मेंस के लिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन क्या है, 5 टाइम्स आपका मेंस के लिए आपको बुलाया जाएगा। मेंस का आप सिलेबस देखो, इंग्लिश कंपोजिशन 150 की, जनरल नॉलेज 50 की है, प्रेसी राइटिंग है यहाँ पे 50 की, और हिंदी या पंजाबी जो भी लैंग्वेज आप चूज करोगे वो 50 की है। और यहाँ कंडीशन दी हुई है, ये सिर्फ मेंस के लिए, प्री के लिए नहीं है। और जो प्री में आपका नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, स्कोर नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बाद मेरिट बनेगी, उसके बाद 5 टाइम्स जो कैंडिडेट है वो मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। मेंस में आप लोगों का 40% एग्रीगेट होनी ही चाहिए, यानी जो आपका 300 का ये एग्ज़ाम है 300 मार्क्स का, उसमें आपके 120 मार्क्स होने ही होने चाहिए। 120 मार्क्स अगर एग्रीगेट आपके नहीं होंगे तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। उसके अलावा 33% आपके हर सब्जेक्ट में, इंग्लिश में 33% होने चाहिए, जीके में, प्रेसी में, हिंदी और पंजाबी, इनमें भी आपके 33% होने चाहिए। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट जो स्टेज है आपके एग्ज़ाम की, वो है आपका टाइपिंग या कंप्यूटर टेस्ट। अब देखो, जब आपका इन्होंने कहा कि अगर जो आप मेन आपका एग्ज़ाम होगा मेंस का, वो कौन बंदे क्वालिफाई करेंगे, द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द मेन रिटन एग्जामिनेशन में फर्दर भी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द टाइपिंग या कंप्यूटर टेस्ट। मतलब कि मेंस अगर आपका क्वालिफाई होता है, सिर्फ क्वालिफाई होता है, तो फिर आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। यहाँ पे वही है आपका स्पीड, टाइपिंग टेस्ट की जो कि स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट की है। ये आप लोगों को पता ही है क्योंकि अभी 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 आप एग्ज़ाम दिया है। अब यहाँ एक चीज़ इन्होंने डाली है कि एक तो यहाँ पे सीपीटी का कोई इन्होंने मेंशन नहीं किया कि सीपीटी का एग्ज़ाम होगा, बाकी आगे देखेंगे इस चीज़ को भी। और जो आपकी टाइपिंग स्पीड है 30 वर्ड पर मिनट, आप लोगों को पता कैसी आएगी, यहाँ अगर आप लोगों ने 10% मिस्टेक से ज़्यादा कर दी तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जब आप लोगों का मतलब ये मेंस का एग्जामिनेशन हो जाएगा, इसके बाद टाइपिंग और कंप्यूटर टेस्ट हो जाएगा, फिर आपका होगा इंटरव्यू 50 मार्क्स का। यहाँ थोड़ा सा मतलब ये हमारे माइंड में ये आता है कि जो इंटरव्यू अगर किसी एग्ज़ाम में है तो वहाँ पे थोड़ा सा घपला वगैरह चलता है, ये चीज़ हमारे माइंड में आती है।
बट इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे एक दो फ्रेंड है जो जिनका सिलेक्शन हुआ है, जो लास्ट वैकेंसीज थी उनमें, उनसे बात करेंगे इसके रिगार्डिंग भी। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको ध्यान रखना है, जो आपका ये पूरा सिलेक्शन है, प्री जो आप एग्ज़ाम दोगे वो सिर्फ आपका क्वालिफाई नेचर का है, ठीक है। क्योंकि कहीं भी ये मेंशन नहीं है, यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है द सेलेक्ट लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ मेरिट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मेन रिटन टेस्ट एंड वाइवा वॉइस। यानी जो आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा और जो आपका इंटरव्यू होगा, उन दोनों को मिलाकर ही आपकी मेरिट बनेगी। प्री के एग्ज़ाम, प्री का जो आपका पेपर होगा उसमें आपके कितने भी मार्क्स हैं, कोई मतलब वो नहीं है, कोई मैटर नहीं करता। ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी भाई। पूरा इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा ये समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन एक्सपेक्टेड है भाई टेंटेटिवली मई या जून में आपकी हो सकती हैं, तो आप अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। और कुछ चीज़ें जो भी आप लोगों को डाउट है या जो कुछ चीज़ें पूछना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। उसका आपको बिल्कुल ऑथेंटिक उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप लोगों को। और कोशिश करेंगे वहाँ जो हाई कोर्ट में जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे बात करेंगे और फिर कुछ वीडियो डालेंगे। तो होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी लगी होगी। भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे और इन्फॉर्मेशन के लिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो भाई लाइक भी किया करें। थैंक यू।